साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आपनो तारानग में। तो आज हम इस वीडियो में राजस्थान अध्ययन बुक है जो कक्षा 6 से 12 तक, उसके सभी कक्षा 6 से 12 तक पूरी बुक को सॉल्यूशन करने वाले। इस वीडियो में कक्षा 6 के जितने भी चैप्टर है वो करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 7, 8, 9, 10 ऐसे करते 4, 5, 6 वीडियो बनेंगे, सभी चैप्टर सॉल्व करेंगे। तो आप राजस्थान में आप अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार, व्याख्याता या राजस्थान पुलिस, पशुधन सहायक, वन रक्षक, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, ग्राम सेवक, पीटीए, एलडीसी, लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट, बीएसटीसी, बीएड, जो भी है, जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। 1 या 1.5 घंटा का वीडियो होगा। आप वीडियो को पूरा देखना, जिससे आपका कक्षा 6 के जितने भी चैप्टर है वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो करते स्टार्ट। तो कक्षा 6 की पहले पार्ट के अंदर, प्रथम पार्ट के अंदर राजस्थान का परिचय, पहला पार्ट है, उसका नाम है राजस्थान का परिचय, जिसमें दे रखा है कि विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है। ठीक है। और भारत एशिया महाद्वीप के किस दिशा में स्थित है? तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण दिशा में स्थित है। भारत में कुल राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश दे रखे हैं इस पार्ट के अंदर। ठीक है। फिर है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। ठीक है, 10.41%। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 10.41%। अभी कल थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ मैं इसका, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है। फिर अगला है राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था? तो राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 के अंदर। फिर है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, जो 1070 किलोमीटर है। जो राजस्थान के 4 जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। फिर है राजस्थान के पड़ोसी राज्य कितने हैं? तो 5 पड़ोसी राज्य है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। सबसे कम पंजाब की सीमा लगती है और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की। पंजाब की 89 और मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर लगती है। फिर अगला है अपना कि राजस्थान की उत्तर दिशा में पंजाब, पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी के अंदर मध्य प्रदेश। तो दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? तो दक्षिण पश्चिम में अपना गुजरात आ जाएगा। अगला है राजस्थान के कुल कितने जिलों की संख्या, यानी राजस्थान में कुल जिलों की संख्या पूछी है, तो इसमें दे रखी है, इसमें राजस्थान अध्ययन में 33। जो अभी आपको मैं बता रहा हूँ ये राजस्थान अध्ययन बुक है, उसके ऑनलाइनर रहते वहाँ के मैंने PDF बना के लिए है। तो आप वीडियो में बने रहना, आपको पूरी कक्षा 6 की बुक सॉल्यूशन करवा दी जाएगी। ठीक है। अगला है अपना राजस्थान के उत्तर में श्री गंगानगर, दक्षिण में बांसवाड़ा, पूर्व में धौलपुर, तो पश्चिम में जैसलमेर, तो मध्य में कौन सा है? तो मध्य के अंदर है अपना नागौर जिला है मध्य के अंदर। ठीक है। और राजस्थान के सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला पूछे तो आ जाएगा पाली, 8 जिलों को स्पर्श करता है। अगला है राजस्थान के कौन से 4 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं? तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। अगला राजस्थान का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार पूछा है, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। उत्तरी अक्षांश से 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है। अगला दे रखा है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किमी है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की कुल दूरी, उत्तर से दक्षिण 826 और पूर्व से पश्चिम पूछे तो 869 आ जाएगी। फिर अगला है पश्चिमी राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जिलों की स्थिति है। तो क्षेत्रफल में पश्चिमी राजस्थान में जितने भी जिले हैं वो क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिले हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, सबसे छोटा धौलपुर है, सबसे छोटा धौलपुर आ जाएगा। फिर है राजस्थान का पूर्वी जिला कौन सा है? पूर्वी जिला है
धौलपुर और पश्चिमी जिला है जैसलमेर। अगला है कि धौलपुर राजस्थान का पूर्वी जिला है, पूर्वी में स्थित है। इस कारण धौलपुर में सर्वप्रथम सूर्य अस्त धौलपुर के अंदर सबसे पहले सूर्य उदय होता है और सबसे पहले ही अस्त होता है, और जैसलमेर के अंदर सबसे बाद में उदय होता है और सबसे बाद में अस्त होता है। फिर अगला है राजस्थान में कुल संभाग, तो 7 संभाग है। फिर है अगला अपना है राजस्थान में कुल कितने, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो स्थलीय सीमा है 59 5,920 किलोमीटर है। ठीक है, तो अपना संभाग 7 संभाग है। जयपुर है, इसमें दे रखा है 7 संभाग, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर कोटा के और बीकानेर, भरतपुर कोटा बीकानेर के अंदर 4 जिले हैं, और जयपुर के अंदर 5 है, और जोधपुर और उदयपुर के अंदर 6 जिले हैं। ठीक है, अगला है अपना कि राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य की है, तो सबसे लंबी है मध्य प्रदेश की और सबसे कम है पंजाब की 89 है, मध्य प्रदेश की 1600 है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। राजस्थान भारत व पाकिस्तान के मध्य स्थित क्या कहलाती है, मतलब रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, जो 1070 किलोमीटर की है। भारत व पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ का निर्धारण 1947 के अंदर किया, वहाँ कब हुआ था, भारत विभाजन 1947 के समय हुआ था। ठीक है, अगला अभी 1 नंबर पार्ट हो गया अपना कंप्लीट। अगला पार्ट है 2 नंबर पार्ट, जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास। क्या नाम है, राजस्थान का इतिहास। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे। इसमें दे रखा है कि राजस्थान के जनपदों का उल्लेख मिलता है महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में। राजस्थान में जनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है, महाभारत व संहिता ग्रंथों में। फिर है अगला है मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। मरु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, यानी मरु प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो मरु प्रदेश के अंदर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, नागौर जिले आते हैं। जांगल प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं, तो जांगल प्रदेश के अंदर बीकानेर, नागौर व जोधपुर का कुछ भाग आता है। जांगल प्रदेश की राजधानी यही क्षेत्रपुर है। ठीक है, थी यही क्षेत्रपुर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो यही क्षेत्रपुर है जो वर्तमान में नागौर। मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। फिर है महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराट थी। फिर मत्स्य जनपद यहाँ लेते इसको। फिर है मत्स्य जनपद स्थित था, तो अलवर जयपुर के मध्य स्थित था मत्स्य जनपद। सूरसेन जनपद के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो सूरसेन के अंतर्गत आते हैं भरतपुर, धौलपुर और करौली। सूरसेन के अंदर भरतपुर, धौलपुर, करौली आ जाएगा। फिर सूरसेन जनपद की राजधानी थी जो, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते, मथुरा। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। फिर अगला बयाना पद्धति में किस राजवंश का वर्णन मिलता है, तो सूरसेन का। फिर अगला है शिव जनपद के अंतर्गत उदयपुर का पूर्वी पश्चिमी भाग और उत्तरी भाग आ जाता था। शिव जनपद के अंतर्गत उदयपुर का पूर्वी पश्चिमी और उत्तरी भाग आता था। मध्यमिका जनपद की राजधानी शिव जनपद की राजधानी मध्यमिका थी, जो जिसका मध्यमिका का नया नाम नगरी है, जो वर्तमान में नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अर्जुनायन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अर्जुनायन क्षेत्र के अंदर अलवर आता है, भरतपुर प्रांत आता है। अर्जुनायन के अंदर अलवर, भरतपुर प्रांत आता है। फिर अर्जुनायन ने मालों के साथ मिलकर प्राप्त किया था, तो क्षत्रपों को किया था। अर्जुनायन ने मालों के साथ मिलकर प्राप्त किया था, तो क्षत्रपों को पराजित किया था इन्होंने। फिर है मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो मालवा क्षेत्र के अंतर्गत टोंक आता है, प्रतापगढ़ आता है और झालावाड़ आता है। ठीक है, मालवा क्षेत्र के अंदर टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़। अगला लेते हैं मालों की दिग्विजय का युग अभिलेख मिलता है, यानी मालों का दिग्विजय का युग अभिलेख मिलता है, वो नाथता भीलवाड़ा के अंदर मिलता है। नाथता भीलवाड़ा के अंदर मालों की दिग्विजय का
उल्लेख मिलता है। फिर योध्य क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी राजस्थान आता था। कौन सा आता था? उत्तरी राजस्थान के अंदर गंगानगर हनुमानगढ़ जिले आते थे। योद्धाओं ने उत्तरी राजस्थान को किस शक्ति को पराजित किया था? तो कुषाण शक्ति को। मेवाड़ प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। मेवाड़ के अंदर उदयपुर, वर्तमान उदयपुर, राजमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ आता है। ठीक है। फिर अगला है कि मेवाड़ प्रदेश पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक राज रहा है, वो गुहिल और सिसोदिया राजवंश का रहा है। ठीक है। अगला है गुहिल सिसोदिया वंश की राजधानी रही है, तो ये है क्रमशः है, जो पहले थी नागदा, उसके बाद अहाड़, फिर कल्याणपुर, फिर चित्तौड़, कुंभलगढ़, चामुंड व उदयपुर। फिर है मेवाड़ क्षेत्र की बोली कहलाती है, तो मेवाड़ क्षेत्र की बोली मेवाड़ी बोली कहलाती है। कौन सी कहलाती है? मेवाड़ी। मेवाड़ क्षेत्र के अंदर मेवाड़ी बोली आ जाएगी। फिर है अगला है अपना, यहाँ से थोड़ा सा ले लेते हैं। अगला है वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो वागड़ के डूंगरपुर और बांसवाड़ा वागड़ के अंदर आ जाएगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। मरु प्रदेश ही मारवाड़ कहलाया। मारवाड़ प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो वर्तमान जोधपुर है वो मारवाड़ प्रदेश, जोधपुर के आसपास वाला क्षेत्र मारवाड़। 7वीं सदी में गुज्जर प्रतिहारों ने शासन किया था। 7वीं शताब्दी में गुज्जर प्रतिहारों ने मंडौर जोधपुर के अंदर शासन किया था। कहाँ पे किया था? मंडौर जोधपुर के अंदर। हाड़ौती के अंदर 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा और बूंदी वर्तमान के अंदर बारा, झालावाड़ भी आता है। मीणा वंश के बुंदा के नाम पर नामकरण हुआ था बूंदी का। मीणा वंश के बुंदा के नाम पर नामकरण हुआ था बूंदी का। बूंदी का नाम मीणा वंश के बुंदा के नाम पर हुआ था। फिर है चौहान वंश की शाखा। चौहान वंश की आड़ा शाखा के कोटा व बूंदी के पर अधिकार के पश्चात यह क्षेत्र कहलाता था हाड़ौती। यानी चौहान वंश की आड़ा शाखा के कोटा व बूंदी पर अधिकार से पश्चात यह क्षेत्र हाड़ौती कहलाता था। ढूंढाड़ प्रदेश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? तो जयपुर के आसपास का क्षेत्र आता है, वो ढूंढाड़ के प्रदेश के अंतर्गत आता है। फिर 12वीं सदी में कछुआ राजवंश ने मीणाओं व बड़ गुजरों को पराजित कर नींव डाली थी। किसकी नींव डाली? तो कछुआ राजवंश की नींव डाली थी। फिर ढूंढाड़ प्रदेश की राजधानी ढूंढाड़ प्रदेश की भाषा कहलाती है वह ढूंढाड़ी। और मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत अलवर और भरतपुर आता है। मेवाड़ के अंदर अलवर भरतपुर आ जाता है। फिर है अलवर भरतपुर में मेव जाति की अधिकता के कारण यह क्षेत्र कहलाया था मेवात। अलवर भरतपुर के अंदर मेव जाति की अधिकता के कारण यह क्षेत्र मेवात कहलाया था। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक कौन था, जो खानवा युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया? यानी मेवातियों का प्रसिद्ध नायक था कौन था, जो राणा खानवा युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया? तो उसका नाम था हसन खां मेवाती। कौन था? हसन खां मेवाती। फिर जैसलमेर को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो जैसलमेर को प्राचीन काल में मान या वल्लभ कहा जाता था। जोधपुर का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? गुर्जरतरा। जोधपुर का दक्षिणी भाग कहलाता है। प्रतापगढ़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? कांठल। प्राचीन काल में प्रतापगढ़ को कहा जाता था। झालावाड़ क्षेत्र का संबंध मालवा से है। मालवा से झालावाड़ क्षेत्र का संबंध है। ठीक है। फिर है चूरू, सीकर, झुंझुनू, शेखावाटी प्रदेश कहलाता है। फिर है ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा कहलाता है। से लूनी नदी के मतलब बरवा क्षेत्र को लगभग मेरवाड़ा कहा जाता है। फिर है अगला है कि प्रांत का मुखिया राज्यपाल क्या कहलाता था? तो छत्र कहलाता था। और ये ब्यावर अजमेर मेरवाड़ा बोल दिया। यह प्रांत का मुखिया राज्यपाल क्या कहलाता था? छत्रप कहलाता था। ये हो गया पाठ 2। तो अगला अपना पाठ है पाठ नंबर 3, जिसका नाम है इतिहास जानने के स्रोत। क्या है? इतिहास जानने। 3 नंबर पाठ है अपना इतिहास जानने के स्रोत। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कि इतिहास जानने के स्रोतों को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 2 भागों में किया गया, एक तो पुरातात्विक, एक साहित्यिक। यानी इतिहास जानने के स्रोत है 2। कौन से? एक तो पुरातात्विक और एक है साहित्यिक। ठीक है। अगला है किसी की प्रशंसा में किए गए अभिलेख को क्या कहते हैं? प्रशंसा के अंदर लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति क्या कहते हैं? प्रशस्ति।
फिर है चौहानों का इतिहास जानने के लिए मुख्य स्रोत है। चौहानों के इतिहास जानने के लिए एक तो बिजोलिया शिलालेख और एक गठियाला और एक प्रतिहार लेख। ठीक है, चौहानों के लिए एक तो बिजोलिया है, गठियाला है, प्रतिहार है। अगला है कि रावल समर सिंह के युग की जानकारी देने वाला शिलालेख कौन सा है। रावल समर सिंह के युग की जानकारी देने वाला शिलालेख है वो चिरवा शिलालेख है। कौन सा है? चिरवा। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं यार, इसका ये वाला ले लेते हैं, ये तो नहीं, ये ठीक है, अभी ठीक है। अगला है अपना कि सिक्कों से राज्य व शासकों की कौन सी जानकारी प्राप्त होती। तो सिक्कों से शक्ति के सूचक की जानकारी होती। सिक्कों से राज्य की शक्ति के सूचक की जानकारी होती। शक्ति के सूचक सिक्कों व राज्य शासकों की जानकारी के लिए होती। फिर गणेश्वर नीम का थाना सिक्कर में कौन सी संस्कृति है। तो ताम संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। तो ताम्र संस्कृति गणेश्वर सभ्यता है जो सिक्कर के अंदर नीम का थाना है, जिसमें ताम्र संस्कृति के अवशेष मिले। जोधपुर जयपुर के अंदर है। 9 है भरतपुर के अंदर है। किस रंग के मृत भांड मिले। जोधपुर जयपुर और 9 भरतपुर के अंदर है। इसके अंदर किस रंग के मृत भांड मिले हैं। तो काले व लाल रंग के मिले। कौन से? काले व लाल रंग के। ठीक है, फिर है तांबे के छोटे छोटे पत्थरों पर खोदे गए लेखों को क्या कहा जाता है। तो ताम्रपत्र कहा जाता है। तांबे के छोटे छोटे पत्थरों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहा जाता है। ठीक है, फिर अगला है जैनक कृत पृथ्वीराज विजय से किस वर्ष की जानकारी मिलती है। यानी जैनकृत पृथ्वीराज रासु है, 2-3 है, इसमें ध्यान रखना। जैनकृत पृथ्वीराज विजय से किस वंश की जानकारी मिलती है। तो चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है इसमें। ठीक है, जैनक में किस में मिलता है? चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। फिर जय नैनचंद सूरीकृत हमीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ किस आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो इस है ना, ये ना नैनचंद सूरीकृत हमीर महाकाव्य, इसमें अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर पर विजयों की जानकारी का उल्लेख भी मिलता है इसमें। फिर है पद्मनाथ ने कौन से ग्रंथ की रचना की। कानड़ देव प्रबंध की। दलपत विलास की रचना है दलपत सिंह है दलपत विलास। फिर है मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद किससे मिलती है। फारसी, उर्दू व तवारीखों से। यानी मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है तो फारसी, उर्दू और तवारीखों से मिलती है। किससे मिलती है? तवारीखों से। फिर अगला है द एनाल एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान की रचना किसने की थी। तो इसकी रचना की थी कर्नल जेम्स टोड ने, जिसे का पिता या घोड़े वाला बाबा भी बोलते हैं। फिर अगला है पश्चिमी राजस्थान की यात्रा ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया की रचना भी कर्नल जेम्स टोड ने की थी। फिर वंश भास्कर की सूर्यमल मिश्र ने की थी। श्यामल दास ने वीर विनोद की रचना की थी। और मारवाड़ राज्य का इतिहास ग्रंथ का संबंध है, यानी मारवाड़ राज्य का इतिहास ग्रंथ का संबंध है वो विश्वेश्वरनाथ रेव रेड नहीं रेव है। फिर है अगला पाठ है अपना पाठ नंबर, अभी 3 पाठ अपने कंप्लीट कर लिया। अगला है चौथा पाठ नंबर 4 है, उसका नाम है राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। क्या है? राजस्थान के प्रमुख सभ्यता स्थल है वो कक्षा 4 की बुक में, मतलब कक्षा 6 के 4 नंबर पाठ में दे रखा है, वो इसमें देखेंगे अपन। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। पहला है अपना कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का ही प्रयोग किया था। ठीक है, फिर राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो राजस्थान के अंदर ताम्र सभ्यता है, एक तो कालीबंगा हनुमानगढ़, गणेश्वर सीकर और आहड़ उदयपुर के अंदर है, जहाँ से ताम्र सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक है, फिर कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़ के अंदर है, घग्गर नदी के किनारे। फिर कालीबंगा सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा सभ्यता है कहाँ पे? हनुमानगढ़ जिले के अंदर है और ये नदी घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, फिर कालीबंगा सभ्यता उत्खनन किया था डॉक्टर बिक्की लाल एवं बिक्की थापर ने किया था। ठीक है, अगला है अपना कालीबंगा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण माना जाता है। तो कालीबंगा सभ्यता है उसके पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? कालीबंगा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण माना जाता है कि नदियों का पानी सूखने एवं मरुस्थल के बढ़ने के कारण इसका पतन हो गया था।
ठीक है। नदियों का पानी सूखने एवं मरुस्थल के बढ़ने के कारण कालीबंगा सभ्यता का क्या हो गया था, पतन हो गया था। फिर आहाड़पुर या आहड़ सभ्यता स्थित है तो उदयपुर के अंदर है। कहाँ पे आहड़ सभ्यता, कहाँ पे, उदयपुर के अंदर। आहड़ सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था, तो आहड़ आयड़ या बेड़च नदी के किनारे। एक है जैसे में झील के गिरने के बाद इसका नाम बेड़च हो जाता है, आयड़ नदी का नाम बेड़च हो जाता है। ठीक है। फिर आहड़ सभ्यता को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो आहड़ सभ्यता को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, धूलकोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धूलकोट कहा जाता है। ठीक है। फिर है ताम्रवती सभ्यता किसे कहा जाता है, आहड़ सभ्यता को ताम्रवती, और ताम्रवती सभ्यताओं की जननी पूछे तो गणेश्वर सभ्यता सिकरवाली को बोलते हैं। अगला है अपना कि 10वीं या 11वीं सदी शताब्दी में किस सभ्यता को आधारपुर के नाम से जाना जाता था, तो आहड़ सभ्यता आ जाएगी, आहेड़ सभ्यता। अगला है कि आहड़ सभ्यता का पतन माना जाता है, आहड़ सभ्यता का पतन माना जाता है प्राकृतिक प्रकोप से। आहड़ सभ्यता का किससे माना जाता है, प्राकृतिक प्रकोप से। आहड़ सभ्यता के पतन के बाद आहड़ वासियों ने अपना ठिकाना किसे बनाया था, यानी आहड़ का पतन हो गया उसके बाद आहड़ वासियों ने अपना ठिकाना बनाया था, वो गिलुंड भगवानपुरा को बनवाया था। गिलुंड भगवानपुरा को अपना ठिकाना बनाया था। बालाथल सभ्यता है वल्लभ नगर तहसील उदयपुर, और बालाथल किला है वो उदयपुर के अलवर के अंदर है। बालाथल किला है अलवर के अंदर, और बालाथल सभ्यता है उदयपुर के अंदर। फिर है बालाथल सभ्यता स्थित है पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से प्राप्त। ठीक है। बालाथल सभ्यता का संबंध है पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से। अगला है प्लीज आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, प्लीज प्लीज विनती आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर अगला है बालाथल सभ्यता के अतिरिक्त ऐसा कौन सा स्थान था जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ, यानी एक तो बालाथल सभ्यता थी जहाँ पे बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ, इसके अतिरिक्त जहाँ कौन सा स्थान था जहाँ पे बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ, तो यह है विराट के अंदर भी ऐसा भी मिला था। वह गणेश्वर सभ्यता स्थित है, नीम का थाना सीकर के अंदर है। श्वेतांबर सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ठीक है। फिर ताम्र सेन की संस्कृति कहाँ है, तो गणेश्वर सभ्यता को बोलते हैं इसको। फिर कौन सी संस्कृति पूरी राजस्थानियों गंगा घाटी क्षेत्र में पल्वित हुई है, तो गणेश्वर सभ्यता ही हुई है इसके अंदर। अगला है अपना कि आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यता ताम्र काल की थी, किंतु इसके ऊपर स्तर पर अन्य किस युगीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यानी ये कहना चाह रहा है कि आहड़ और गणेश्वर सभ्यता है वो ताम्र कालीन सभ्यता थी, किंतु इसके ऊपर स्तर अन्य किस युगीन सभ्यता इस पे साक्ष्य प्राप्त है, तो ताम्र के अलावा इसे लोह युगीन सभ्यता के भी युगीन मिलते हैं। ठीक है। विराट सभ्यता है जयपुर के अंदर। विराट सभ्यता का विकास हुआ था तो बिज्जक की पहाड़ी एवं भीम की डूंगरी पर। ठीक है। फिर है अगला है महाभारत काल में विराट यानी विराट नगर किस महाजनपद की राजधानी, तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। अगला है कि महाभारत काल में पांडवों ने अज्ञातवास के अंतिम दिन कहाँ पर बिताए थे, तो विराट नगर के अंदर। फिर है सम्राट अशोक के काल का भाब्रू या विराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो विराट सभ्यता से सम्राट अशोक काल के भाब्रू व विराट शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए विराट सभ्यता के अंदर। ठीक है। अगला है अभी कौन सी सभ्यता कहाँ है, ये शॉर्ट में बागौर है भीलवाड़ा के अंदर। बागौर कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर है। फिर है ओजियाना भीलवाड़ा के अंदर है। सांबर जयपुर के अंदर है। जोधपुरा भी जयपुर के अंदर है। अभी जोधपुरा से ऐसे मत कहना जोधपुरा है कहाँ पे, जयपुर के अंदर। नगर टोंक है नगरी चित्तौड़ है। रेड भी टोंक के अंदर है, नगरी चित्तौड़ के अंदर है। नौ है भरतपुर के अंदर है। बीनमाल जालोर है। पचमता है राजसमंद के रहे, पचमता राजसमंद है। गिलूंड राजसमंद के अंदर है, गिलूंड भी राजसमंद में है। सोनती बीकानेर के अंदर है। पीलीबंगा हनुमानगढ़ रंग महल हनुमानगढ़ के अंदर है। और बड़ोपोल भी हनुमानगढ़ के अंदर है। तो ये सभ्यता है, कौन सी सभ्यता किस स्थान पे है। अगला पार्ट है अपना, नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा पार्ट नंबर 5, यानी 5 नंबर पार्ट में राजस्थान अध्ययन में क्या दे रखा है, तो ये पढ़ेंगे अपन।
इसमें 5 नंबर पाठ में दे रखा है कि आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, यानी आज़ादी से पूर्व सरकार का क्या स्वरूप था, वो इस कक्षा चाहे कि 5 नंबर पाठ में दे रखा है। तो करते स्टार्ट। ये राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोत्तम केंद्र था राजा। पहले ठीक है, राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोत्तम केंद्र क्या था, कौन था, राजा था। राजा अपने राज्य का संचालन किसकी सहायता से करता था, तो मंत्री परिषद की सहायता से राजा अपने संचालन की मतलब सहायता लेता था मंत्रियों की। फिर है रियासती काल में प्रमुख मंत्री कहलाता था दीवान। मंत्रियों को क्या बोलते थे, दीवान। सेना के वेतन देने व सेना संबंधित अन्य कार्यों की जिम्मेदारी कौन रखता था, तो बख्शी। कौन रखता था, बख्शी रखता था। फिर है आमदनी और खर्चे के हिसाब से संतुलन बनाए रखने व बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना आदि कार्य भार संभालता था। तो वो तो खजांची क्या कहलाता था, खजांची। ठीक है, अगला है खजांची आ गया। फिर अगला है अपना कि प्रांगणों में शक्ति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी कौन निभाता था, तो प्रांगणा अधिकारी। कौन था, प्रांगणा अधिकारी। राज्य की सबसे छोटी कई ग्राम थी। फिर ग्राम का प्रशासन और संचालन करता था ग्राम पंचायतें। ग्राम का प्रशासन और संचालन ग्राम पंचायतें करते। राजा अपने भाई बंधु को दी जाने वाली भूमि का स्वामी क्या कहलाता था, तो जागीरदार कहलाता था। राजा अपने भाई बंधु को जो भी भूमि वगैरह देता था, मतलब जागीर वगैरह देता था, वो जागीरदार कहलाता था। राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर किसे नियुक्त किया करते थे, तो जागीरदारों को बना देता कि आपको ये दे दिया, आपको ये दे दिया, प्रांगण वगैरह। राजा और जागीरदारों के मध्य कौन सा संबंध माना जाता था, भाईचारे एवं सौहार्द का समय माना जाता था राजाओं जागीरदारों के मध्य। ठीक है, फिर प्रारंभ में जागीरदार राजा को अपनी सेवा कब देता था, युद्ध और शांति के समय राजा को जागीरदार अपनी सेवा देता था। ठीक है, फिर अगला है युद्ध आ गया। फिर है अंग्रेजी राज्यों के समय भारत प्रशासन की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित था, तो भारत अंग्रेजी राज्यों में 2 भागों में विभाजित था। ठीक है, ब्रिटिश काल में भारत के कुल प्रांत थे 11, भाग थे 2 और प्रांत थे 11। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत सरकार अधिनियम 1935 कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ था। ये कब हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये मोस्ट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 1937 को। फिर अगला है अपना राजस्थान के प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे, तो ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे 1952 के अंदर। फिर है राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, तो टिक्काराम पालीवाल। और वैसे पूछिए कि राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री, तो हीरालाल शास्त्री आ जाएगा। ठीक है, अगला अपना नेक्स्ट है अध्याय नंबर यानी पार्ट नंबर 6, जिसका नाम है राजस्थान का क्या है, राजस्थान का भौगोलिक भौतिक स्वरूप। ये पढ़ने वाले अपन अभी। भौतिक स्वरूप, तो राजस्थान का भौतिक स्वरूप है, तो राजस्थान को 4 भौतिक स्वरूप के अंदर बांटा गया है। ठीक है, तो करते स्टार्ट। राज्य में मध्य भाग में स्थित वह पर्वतमाला कौन सी है, जो विश्व के प्राचीन पर्वतमाला में से एक है, अरावली पर्वतमाला, जिसकी लंबाई है 1722 किलोमीटर। ठीक है, अगला है राज्य में पश्चिमी भाग में स्थित मरुस्थलीय प्रदेश। राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है, तो मरुस्थलीय प्रदेश पश्चिमी भाग में, यहाँ पे ऐसे अपना भौतिक प्रदेश, तो पश्चिम भाग में यहाँ पे मरुस्थलीय प्रदेश है। ठीक है, और यहाँ पे अरावली पर्वतमाला आ जाएगी इधर, और यहाँ ऐसे इधर, यहाँ पूरी मैदानी भाग आ जाएगा, यहाँ पर हाड़ौती प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, अगला है कि राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग है, तो पठारी प्रदेश है। फिर है भू संरचना के आधार पर राज्य का दक्षिणी पूर्वी भाग पठारी प्रदेश है, और राज्य का पश्चिमी भाग है मरुस्थलीय प्रदेश। अगला है भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया, 4।
ठीक है, कौन कौन से 4? मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी प्रदेश और अपना ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश यानी हाड़ौती का पठार। मरुस्थलीय प्रदेश ये 61.11% और यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है। अरावली प्रदेश यहाँ पर ये 9% में है और राज्य के 9% और यहाँ पर 10% जनसंख्या। पूर्वी मैदानी इसका क्षेत्रफल है लगभग, राजस्थान के क्षेत्रफल 23% और यहाँ पर लगभग 39 यानी 40% जनसंख्या निवास करती है। और यह हाड़ौती का पठार है लगभग 7 यानी 6.89 और यहाँ पर भी लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, अगला है अपना कि राजस्थान में पश्चिमी भाग में फैले विशाल मरुस्थल को क्या कहा जाता है? तो थार का मरुस्थल कहा जाता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में फैले विशाल मरुस्थल को क्या कहा जाता है? तो थार का मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, अगला है विशाल थार मरुस्थल राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है? तो थार का मरुस्थल है राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर थार का मरुस्थल है? तो 61.11% पर है। यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है वो भी थार का मरुस्थल है। फिर है विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला भी मरुस्थल थार का मरुस्थल है। बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महान मरुस्थल कहा जाता है। यानी विशाल थार मरुस्थल राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है। यहाँ पर 61 राजस्थान के थार मरुस्थल है वो 61.11% में मरुस्थल में फैला हुआ है। मरुस्थल में यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है और जैव विविधता सर्वाधिक जैव विविधता थार मरुस्थल में है और विश्व का सर्वाधिक जनघनत्व वाला भी थार मरुस्थल है। ठीक है, फिर है बालूका स्फूत को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो दोहरे यानी टिब्बा, अपनी भाषा में कहा टिब्बा। फिर अगला है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान में विस्तृत कितने भाग में है? तो यहाँ पर 9% भाग पर है। यहाँ पर 10% जनसंख्या निवास करती है। अरावली पर्वतमाला का दक्षिण से विस्तार कहाँ से माना जाता है? तो अरावली पर्वतमाला का दक्षिणी गुजरात के खेड़ बर्मा, उत्तर में दिल्ली की रायसीन पहाड़ी तक माना जाता है। ठीक है, दिल्ली की रायसीन पहाड़ी तक माना जाता है। और राजस्थान में सिरोही से झुंझुनू तक है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के 2 भागों में विभाजित करती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती है? तो 2 भागों में करती है। राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग अरावली पर्वतमाला ही है, सबसे ऊंचा। फिर है राजस्थान में अधिकांश नदियों का उद्गम भी अरावली पर्वतमाला से होता है। राजस्थान में अधिकांश नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? अरावली पर्वतमाला से होता है। अगला है कि मानसून को रोककर वर्षा कराने की दृष्टि से, यानी मानसून को रोककर वर्षा कराने की दृष्टि से राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है वो है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी लंबाई 1722 या कभी कभी 1727 या 28 भी दे रखा है। इसके ऊपर एक दंतोदय महाराज का मंदिर है, उसको अगर काउंट कर ले तो ये 1727। तो फिर अगला है गुरु शिखर चोटी स्थित है, तो गुरु शिखर है माउंट आबू सिरोही के अंदर। ठीक है, गुरु शिखर की लंबाई 1722 मीटर आई जाएगी। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग निम्न में से कौन सी नदियों से निर्मित है? राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग है जो चंबल, बनास, बाणगंगा एवं उनकी सहायक नदियों से निर्मित है। चंबल, अभी क्वेश्चन आ जाए, चंबल, बनास, बाणगंगा एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? तो पूर्वी मैदानी मैदान। फिर है राजस्थान राज्य में पूर्वी मैदानी भाग कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है? तो ये है 23% भाग में फैला है। यहाँ पर 40% जनसंख्या लगभग निवास करती है। चंबल नदी के पूर्वा क्षेत्र का वह भाग जो उबड़ खाबड़ कहलाता है वो बीड, डांग या उत्खनन भूमि कहलाती है। ठीक है, चंबल नदी के पूर्वा क्षेत्र का वह भाग जो उबड़ खाबड़ है वो क्या कहता है? बीड, डांग या उत्खलात कहलाते हैं, उत्खलात भूमि कहलाती है। ठीक, राजस्थान का सबसे उपजाऊ व सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, तो ये पूरी मैदानी प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 23% में यहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ भी ये भी है। फिर अगला है राजस्थान के कितने प्रतिशत जनसंख्या पूरी राजस्थान मैदान में? तो यहाँ पर लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। 56 गाँवों के समूह है एवं 56 नदी नालों से निर्मित मैदान 56 का मैदान कहलाता है। ठीक है, 56 जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ इधर इनके बीच में। फिर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? हाड़ौती का पठार कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती, इसमें 4 जिले कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़ आता है। फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश राजस्थान के कितने जिलों में है? यानी कितने प्रतिशत? 7% पे, 6.89।
10% जनसंख्या निवास करती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्यतः मिट्टी काली मिट्टी है। फिर राजस्थान में उड़िया एवं अब्बू का पठार, उड़िया और अब्बू का पठार है सिरोही के अंदर। उड़िया अब्बू का पठार कहाँ पे? सिरोही। बुराहट का पठार है गोगुंदा उदयपुर एवं कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य बुराहट का पठार है। अगला है मेसा का पठार है चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जिसपे चित्तौड़ दुर्ग बना हुआ है। फिर उपरमाल का पठार है चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा के मध्य। लसाड़िया का पठार है उदयपुर में जयसमंद झील के पूर्व में कटा पठार है, उसे लसाड़िया का पठार है। फिर राजस्थान का वार्षिक वर्षा औसत कितना होता है? तो 100 नहीं, वार्षिक लगभग 57.7 या 58% सेमी वार्षिक वर्षा होती है। राजस्थान में कितनी ऋतु है? तो 3 ऋतु है। फिर है ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः है औसतन तापमान 30 डिग्री से 40 डिग्री रहता है, सेंटीग्रेड रहता है। ठीक है। अगला है अपना कि राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत शुष्क धूल भरी हवा को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ठीक है। पश्चिमी राजस्थान की धूल भरी आंधियों की गति 1000 किमी प्रति घंटा से चलती है, इतनी रफ्तार होती है इनकी। ठीक है। फिर राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से होता है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा तो होती है बंगाली खाड़ी से, सबसे पहले होता है अरब सागर से आने वाली शाखा से, सबसे पहले होता है और सबसे ज़्यादा बंगाली खाड़ी से। फिर बंगाली खाड़ी का मानसून राजस्थान के कौन से हिस्से में सर्वाधिक वर्षा करता है? तो पूरी हिस्सा, यहाँ पे पूरी हिस्सा इस साइड में, ये अपना राजस्थान है ऐसे। ठीक है। तो यहाँ पे तो है बंगाली खाड़ी है अरब सागर, तो सबसे पहले तो इससे होती है वर्षा और सबसे ज़्यादा इससे होती है। तो ये पूरी यहाँ से प्रवेश करता है। अगला है कि अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा होती है अरब सागर के दक्षिणी भाग में होती है अरब सागर। ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। सबसे कम है जैसलमेर। राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला भी झालावाड़ है। राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर, लगभग 10 सेमी से भी कम सेमी वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है। ठीक है। सबसे यहाँ पर लगभग 150 स्थान, और सबसे कम वर्षा वाला स्थान पूछे तो आ जाएगा फरोदी जोधपुर, और जिला पूछे तो आ जाएगा जैसलमेर, ये दोनों। और सबसे ज़्यादा जिला पूछे तो झालावाड़ा और स्थान पूछे तो माउंट आबू, ऐसे है। ठीक है। फिर अगला है अरावली पर्वतमाला को कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा 2 भागों में विभाजित करती है? तो 50 सेंटीमीटर रेखा आती है। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू, और राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान तो माउंट आबू, और सबसे ठंडा जिला है चूरू। सबसे ठंडा एवं गर्म जिला है चूरू। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा माउंट कहलाती है, वो पश्चिमी विक्षोभों से होती है। पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा सर्वाधिक लाभकारी किस फसल के लिए है? तो गेहूँ और चना के लिए, गेहूँ और चना के लिए। ठीक है। अबे 6 नंबर पार्ट कंप्लीट कर लिया। अगला पार्ट है अपना कक्षा 6 का 7वां पार्ट। 7वां पार्ट है जल संसाधन एवं संरक्षण, दे रखा है इसमें। तो ये पढ़ेंगे अपन जल संसाधन एवं संरक्षण। तो इसमें आ जाएगी राजस्थान की जल विभाजक रेखा है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है। राजस्थान में अपवा तंत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो राजस्थान के अपवा तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा लगभग 60% अपवा तंत्र है आंतरिक प्रवाह का, और 24% है बंगाली खाड़ी, और 16% है अरब सागर का। ठीक है। तो 3 भाग अपवा तंत्र बता दिया। फिर बनास काली सिंध पार्वती चंबल नदियों का संबंध किस अपवा क्षेत्र से है? तो ये है बंगाल की खाड़ी से, बंगाली खाड़ी से। ठीक है। बंगाल की खाड़ी से है बनास काली सिंध पार्वती चंबल काच को। ये फिर है माही लूनी साबरमती पश्चिमी बनास आदि नदियों का संबंध किस अपवा क्षेत्र से है? तो ये है अरब सागर से। यानी लूनी और माही और उसकी सहायक नदी तो अरब सागर की तरफ जाएगी, और जो बनास और चंबल नदी है ये और इसकी सहायक नदी है वो अरब सागर की तरफ। और अपनी घग्गर नदी है, ये है, इसका अपवा क्षेत्र है लगभग आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत है। ठीक है। फिर घग्गर नदी, कांदल नदी, साबी, रूपारेल, मेथा आदि नदियों का अपवा क्षेत्र आंतरिक प्रवाह के अंदर आता है। ठीक है। फिर किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत से होता है? तो चंबल नदी का होता है। अगला है राजस्थान की सबसे लंबी एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है, तो चंबल नदी आ जाएगी। पूर्णतः राजस्थान में बुझे तो आ जाएगी बनास नदी। फिर चंबल नदी राजस्थान कहाँ से प्रवेश करती है? तो चंबल नदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है। चंबल नदी का राजस्थान में
प्रवाह क्षेत्र है। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद कोटा, कोटा के बाद बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। फिर बनास, बेड़च, काठौरी, काली सिंध एवं पार्वती किस नदी की सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक नदी है। चंबल की बनास, बेड़च, काठौरी, काली सिंध, पार्वती है, ये अपने चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अगला है कि राजस्थान का औद्योगिक नगर कौन सा है? राजस्थान का औद्योगिक नगर है कोटा। ठीक है, राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा। 1% तो ये आ जाएगा, राजस्थान का औद्योगिक नगर पूछे तो आ जाएगा कोटा। किस नदी के किनारे है? तो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। बनास नदी का उद्गम होता है, बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ी राजमंद से। बनास नदी का क्या होता है? उद्गम होता है कहाँ से? खमनोर की पहाड़ी राजमंद। ख से ब यानी खब, बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ी राजमंद से। फिर है राजमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाईमाधोपुर होते हुए चंबल नदी में मिलने वाली नदी है बनास। यानी बनास नदी है राजमंद से निकलेगी, खमनोर की पहाड़ी राजमंद से। ठीक है, राजमंद से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से टोंक, टोंक से सवाईमाधोपुर, माधोपुर होते हुए चंबल नदी में मिल जाएगी। ठीक है, बनास नदी। फिर पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, यह है बनास नदी। बनास नदी की लंबाई ये इसमें इतनी दे रहा है कि लगभग उसमें नया आंकड़ा 576 है, 480 किलोमीटर राजस्थान देर में दे रखा है। फिर है अगला है टोंक, सवाईमाधोपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? टोंक और सवाईमाधोपुर है बनास नदी के किनारे है। बनास की मुख्य सहायक नदी है मेनाल है, काठौरी है, बेड़च और खारी है। ठीक है, लूनी नदी का उद्गम अजमेर की गोविंदगढ़ में किन दो धाराओं से होती है? तो लूनी नदी का उद्गम अजमेर में गोविंदगढ़ है ना, एक तो सरस्वती और एक सागरमती के नाम से होता है। लूनी नदी का पूरा अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलती है, नाग पहाड़ अजमेर से निकलते हुए नागौर, नागौर से पाली, पाली से जोधपुर, जोधपुर से बालोतरा, बाड़मेर होते हुए जालौर में ये कच्छ की खाड़ी गुजरात के अंदर इधर गिर जाती है। ठीक है, फिर अगर लूनी नदी किस स्थान से खारी होना प्रारंभ? बलोत्रा, बाड़मेर के बाद ये खारी होनी प्रारंभ हो जाती है लूनी नदी। ठीक है, अगला है कि जोजड़ी, बंडी, ज्वाई, जोजड़ी, बंडी, ज्वाई, मीठड़ी, खारी, सुकड़ी, सागी, गुइया आदि है जो चुन अपने लूनी नदी की अड़ी अड़ी शब्द आता है। जैसे 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 जोजड़ी, पांडी, ज्वाई, मीठड़ी, खारी, लीलड़ी, सुकड़ी जो भी है ये है लूनी नदी की सहायक नदी। ठीक है, फिर माही नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश की किस पर्वत से? मध्य प्रदेश के अमरोह की पहाड़ी से होता है, विंध्याचल पर्वत से माही नदी का। माही नदी राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। और कुछ प्रतापगढ़ का ऐसे के क्षेत्र वाले काटल क्षेत्र प्रतापगढ़ वाला आ जाता है इसमें थोड़ा सम्मिलित। फिर है माही नदी की सहायक नदी सोम और जाखम नदी है। जाखम नदी छोटी सादड़ी अपने जाखम नदी का उद्गम होता है भंवर माता प्रतापगढ़ से। फिर है विराट की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो बाणगंगा नदी का उद्गम विराट की पहाड़ी से होता है। कौन सी नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी विहार उद्यान में की नम भूमि का निर्माण करता है? तो बाणगंगा नदी का पानी आता है यहाँ पर। ठीक है, फिर अर्जुन की गंगा नाम से जाना जाता है, तो बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बाणगंगा नदी को किस नाम से? अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी, ताला नदी आदि नाम से भी जाना जाता है इसको। फिर है शिवालिक श्रेणी हिमालय प्रदेश से किस नदी का उद्गम होता है? तो घग्गर नदी का होता है, कालका माता मंदिर के पास। ठीक है, फिर घग्गर नदी राजस्थान कहाँ बहती है? हनुमानगढ़, गंगानगर में बहती है और यह पाकिस्तान में फोर्ट अवेलेर तक चली जाती है कभी कभी। फिर है किस नदी को प्राचीन सरस्वती का अवशेष माना जाता है? तो घग्गर नदी को प्राचीन सरस्वती का अवशेष माना जाता है। नदी घाटी परियोजना को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? तो आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। क्या कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजना को कहा था। चंबल नदी घाटी परियोजना किस 2 राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो चंबल नदी घाटी परियोजना है राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। फिर है चंबल परियोजना पर कितने बांध बनाए गए? 4 बांध बनाए गए चंबल परियोजना पर। ठीक है, जो क्रम से पूछे जाते हैं ऐसे है। जैसे गांधी सागर है तो मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, गांधी सागर मध्य प्रदेश के अंदर है। उसके बाद राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर है और जवाहर सागर कोटा के अंदर है, कोटा ब्राज भी कोटा के अंदर है। फिर अगला माही बजाज सागर बांध किस 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना? माही बजाज सागर गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, लेकिन इसमें यूज लगभग राजस्थान ही करता है पूरा। फिर बिशलपुर परियोजना का निर्माण कौन सी नदी पर किया गया? तो बिशलपुर परियोजना का बनास नदी पर किया गया। टोंक जिले के बिशलपुर गांव में कौन सी परियोजना है? तो बिशलपुर परियोजना है। ठीक है,
फिर है बिशुलपुर परियोजना से कौन से जिलों के लिए पेयजल आपूर्ति की जाती है, यानी बिशुलपुर परियोजना से कौन कौन से जिलों से पेयजल आपूर्ति की जाती है, तो जयपुर, टोंक और अजमेर को बिशुलपुर परियोजना से पेयजल की आपूर्ति की जाती है। अगला है अपना कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो नर्मदा नदी पर किया गया है। जो जालौर और अपना ये इधर है इस साइड में फुहारा पद्धति द्वारा प्रथम चालू करी थी, ये है वो। वह सरदार सरोवर परियोजना राजस्थान में कौन से जिले के लिए सिंचाई पेयजल उपलब्ध कराती है, बाड़मेर, जालौर में। यहाँ पर सर्वप्रथम फुहारा पद्धति यहीं पर चालू की गई थी। फिर है जुआई परियोजना किस नदी पर स्थित है, जुआई परियोजना जुआई नदी पर है, पाली के अंदर। फिर जुआई परियोजना किस जिले के अंदर है, पाली के अंदर है। सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर के अंदर है। सोम कमला अम्बा परियोजना किस नदी पर है, सोम नदी पर है। ठीक है, अगला है सोम नदी आ गया। फिर है मानसी वाकल परियोजना स्थित है, तो मानसी वाकल परियोजना उदयपुर के अंदर आ जाएगी। फिर जाखम परियोजना प्रतापगढ़ के अंदर है। फिर जाखम परियोजना किस नदी पर है, तो जाखम नदी पर है। झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। जयसिंह झील का निर्माण किसने करवाया था, तो महाराणा जयसिंह ने करवाया था। जयसिंह झील का निर्माण 1687 से 1691 के मध्य करवाया था। जयसिंह झील का निर्माण किस नदी का पानी रोके, तो गोमती नदी का पानी रोके जयसिंह झील का निर्माण करवाया गया था। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है जयसिंह झील। पुष्कर झील कहाँ है, अजमेर के अंदर है। अन्ना सागर झील भी कहाँ पे, अजमेर के अंदर है। ठीक है, अन्ना सागर अजमेर के अंदर है। फिर है राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है नक्की झील, माउंट आबू सिरोही के अंदर है। फिर अगला है नक्की झील कहाँ पर है, तो माउंट आबू सिरोही के अंदर है। नक्की है माउंट आबू सिरोही के अंदर। राजमंद झील है राजमंद के अंदर, जो एकमात्र जिले के नाम पे झील का नाम है। फिर राजमंद झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी पाल कहा जाता है। इस पे संस्कृत भाषा में राजप्रस्थित लिखी है राशि के टाइम की। फिर है बालसमंद झील स्थित है, बालसमंद झील है जोधपुर के अंदर। कलायना झील भी जोधपुर के अंदर है। उमेद सागर जोधपुर के अंदर है। गढ़सीसर जैसलमेर के अंदर है। गेप सागर डूंगरपुर के अंदर है। कोलाई झील बीकानेर के अंदर है। सिलीसेटी अलवर के अंदर है। ठीक है, फिर है खारे पानी की सांबर झील कहाँ है, सांबर झील है जयपुर अजमेर और फुलेरा अजमेर और नागौर के अंदर है इसका भाग। फिर है अगला है पंचभद्रा झील है बाड़मेर के अंदर, कहाँ पे, पंचभद्रा बाड़मेर के अंदर आ जाएगी। डीडवाना नागौर के अंदर आ जाएगी। लूणकरसन बीकानेर के अंदर। पोकरण झील है जैसलमेर के अंदर। फलोदी जोधपुर के अंदर। घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्रित करने की विधि को क्या रूप टॉप या जल संचयन विधि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रूप टॉप या जल संचयन विधि। अपना घर है छात को पानी जो नीचे कुंड में कही जाए। ठीक है, फिर है पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएं नुमा संरचना टांका, जो आप लगभग पानी इकट्ठा करते हैं चौक के अंदर, उसको टांका बोलते हैं, अपन बोलते हैं कुंड और दिया कुंड। फिर है अगला है पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना खड़ीन कहलाती है। वर्षा के जल को रोककर भूमि जल स्तर को बढ़ावा हेतु बनाई गई संरचना क्या कहलाती है, जोहड़ कहलाती है। क्या कहलाती है, जोहड़। जोड़ा नुमा खोद के बनाओ इसलिए इनकी कहा जोहड़। ठीक है, अब किस अगला पार्ट आ जाएगा अपना पार्ट नंबर 9। अपने कंटिन्यू 7 पार्ट तक पढ़ लिया यहाँ तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। या जैसे कक्षा 7, 8, 9 और 10, 12 का वीडियो भी आपको जल्दी से मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो बता देना। फिर है अगला पार्ट है पार्ट नंबर 9, 8, कक्षा 6 का 8 नंबर पार्ट है, जिसका नाम है आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। क्या नाम है, आजीविका के। तो 8 नंबर है आजीविका के प्रमुख साधन। तो राजस्थान इसमें दे रखा है कि राजस्थान की कृषि को क्या कहा जाता है, मानसूनी जुआ। कृषि को क्या कहा जाता है राजस्थान के, यानी राजस्थान के अंदर 60% भूभाग क्या है, मरुस्थल, और बाकी अधिकांश भाग है वो कृषि मानसून की वर्षा पर ही निर्भर करता है। कृषि यानी मानसून की वर्षा पर निर्भर कृषि। अपन राजस्थान में यहाँ पर राजस्थान में पूरे साल के अंदर 3 प्रकार की फसल बोई जाती है। एक तो रबी होती है, एक खरीफ होती है और एक जायद की फसलें बोई जाती है। ठीक है, तो अगला है देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों, ग्वार उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो सर्वाधिक राजस्थान का प्रथम स्थान है। ठीक है, उत्पादन जैसे जौ, चना,
जौ और चना में भारत में राजस्थान का दूसरा स्थान है। उत्पादन की दृष्टि से जौ और चना में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम। दूसरा स्थान है। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मुख्यतः खेती कौन सी की जाती है? तो मक्का की जाती है। ठीक है, खाने वाली फसलों के लिए मक्का की दक्षिण राजस्थान में की जाती है। फिर है राज्य में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान गंगानगर का है। गंगानगर का गेहूं उत्पादन की दृष्टि से किसका कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। अगला है कि पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु मुख्य साधन है। तो इंदिरा गांधी नहर है। पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, फिर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पश्चिमी राजस्थान के कितने क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा विकसित हुई है? तो 17.5 लाख हेक्टेयर में इंदिरा गांधी नहर से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई होती है। ठीक है, फिर कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई कुएं एवं ट्यूबवेलों से होती है? तो 66% राजस्थान में लगभग सिंचित क्षेत्र के 66% क्षेत्र में कुएं एवं ट्यूबवेलों से सिंचाई होती है। कुल सिंचित क्षेत्र पर कितने प्रतिशत सिंचाई नहरों से? 33% होती है नहरों से, 1% अन्य साधनों से होती है। तो पशुपालन की दृष्टि राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश के बाद। प्रथम स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है। फिर है राजस्थान में भारत का लगभग कितने प्रतिशत पशुधन पाया जाता है? तो राजस्थान में भारत का 11.27% पशुधन पाया जाता है। ठीक है, फिर खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है? तो खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है? राजस्थान को कहा जाता है खनिजों का अजायब घर। राजस्थान में खनिजों का खनन होता है। तो 67 प्रकार के खनिजों का राजस्थान में क्या होता है? खनन होता है। 67 का क्या होता है? खनन होता है। ठीक है, अगला है कि भारत में सर्वाधिक रॉक फास्फोट पाया जाता है। तो राजस्थान के अंदर भी पाया जाता है रॉक फास्फोट। फिर शीशा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर के उत्पादन में एकाधिकार है। तो राजस्थान का ये। ठीक है, और एक अपना ये होगा इसमें, ये हो गया पार्ट नंबर 8। अभी नेक्स्ट पार्ट है अपना 9वां पार्ट। 9वां पार्ट है जिसका नाम है राजस्थान के में आधारभूत सेवाएं। यानी राजस्थान में क्या आधारभूत सेवाएं हैं? ठीक है, इस पे करते हैं चर्चा। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता प्रतिशत ही 61.11%, सॉरी 66.11। 2011 की जनगणना राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत 66.11। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की प्रमुख साक्षरता कितनी थी? तो 79.19% थी। ठीक है, 2011 की जनगणना राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत कितना था? तो 61.11। और 2011 की जनगणना राजस्थान की प्रमुख साक्षरता कितनी थी? ये है ना, ये तो राजस्थान की ये है पुरुष साक्षरता है 79.19 पुरुष साक्षरता दे रखी है। ठीक है, पुरुष साक्षरता थी राजस्थान की जो 79.19 थी। ठीक है, और ये नीचे 2011 की जनगणना अनुसार इसमें मिस्टेक हुआ है। ठीक है, पुरुष साक्षरता है ये 79 फिर है 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता है वो 52.12, ये है पुरुष। टोटल तो 66.11। ठीक है, जिसमें से पुरुष थी 79.19 थी। ठीक है, और महिला थी 52.12। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए 1 लाख की आबादी वाले उपकेंद्रों पर खोले गए स्वास्थ्य केंद्र बोलते स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले जाते थे। जहाँ पर लगभग 1,000 आबादी थी वहाँ पर स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले जाते थे। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पर 30,000 की आबादी थी वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते थे। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे जहाँ पर 1 लाख की आबादी थी वहाँ पर क्या खोले जाते थे? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते थे। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने। प्राथमिक राजस्थान सरकार द्वारा 30,000 वाला बता दिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और 1 लाख वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ये भी बता दिया। अगला है बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए डाक विभाग के पास उपलब्ध योजना कौन सी है? तो सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, फिर अगला है कि राजस्थान राज्य
राजस्थान राज्य में कितने बंदरगाह है? तो राजस्थान राज्य में कोई भी बंदरगाह नहीं है। राजस्थान का निकटतम बंदरगाह है कांडला, तो गुजरात के अंदर है। फिर राजस्थान के परिवहन के कितने प्रकार में बांटा गया? राजस्थान में परिवहन विभाग के अंदर मतलब 3 भागों में बांटा गया। एक तो राजस्थान में परिवहन के अंदर 3 सड़क और रेल और एक हो जाएगा वायु, एयर। फिर है अगला है कि राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 के अंदर हुई थी। परिवहन निगम की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1964। फिर है राजस्थान में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला जिला है जोधपुर। सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला जिला है जोधपुर और न्यूनतम सड़कों की लंबाई वाला जिला है धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। ठीक है। अगला है राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH-15 जो वर्तमान 52 है। ठीक है। सबसे छोटा NH-71B। ठीक है। और राजस्थान में रेलवे जोन कितने हैं? तो राजस्थान में रेलवे जोन है 2। राजस्थान में रेलवे जोन है 2। ठीक है। राजस्थान में रेलवे जोन 2 जोन कौन से? एक तो उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन और एक पश्चिमी मध्य रेलवे जोन है। ठीक है। वैसे आता है एक ही जोन है राजस्थान में। राजस्थान में रेलवे खंड कितने हैं? तो 5 है। जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है, बीकानेर है और कोटा है। 5 रेलवे खंड में, खंड यानी मंडल में बंटा हुआ है। फिर है भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष स्थित है। तो पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर है जो भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष है। ठीक है। फिर राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है सांगानेर, जयपुर के अंदर है। ठीक है। सांगानेर हवाई अड्डा है कहाँ पे? तो जयपुर के अंदर है। राजस्थान की प्रथम रेलगाड़ी कौन सी रियासत द्वारा चलाई गई? तो जयपुर रियासत द्वारा चलाई गई। ठीक है। राज्य की प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो आगरा से बांदीकुई तक चलाई गई थी प्रथम। फिर आगरा फोर्ट से बांदीकुई रेलगाड़ी अप्रैल 1974 के अंदर 1874 के अंदर चलाई गई। कब चलाई? 1874 के अंदर। अभी कक्षा 6 का एक लास्ट पार्ट बचा है, 10 नंबर पार्ट नंबर 10 है जिसका नाम है लोक संस्कृति एवं कला। लोक संस्कृति एवं कला ये पढ़ेंगे अपन। पढ़ेंगे राजस्थान की लोक संस्कृति एवं कला। तो इसमें दे रखा है कि राजस्थानी मातृभाषा कौन सी है? तो राजस्थानी। राजस्थान की मातृभाषा है राजस्थानी। ठीक है। राजस्थानी भाषा मुख्यतः कितने भाग है? तो 2 रूप में मिलती है, एक तो पूरी राजस्थान, एक पश्चिमी राजस्थान। ठीक है। ढूंढाड़ी, जयपुर, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी भाषा का संबंध है पूरी राजस्थानी। ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी भाषा का संबंध है जो अपने पूरी राजस्थानी। ठीक है। राजस्थान में फिर है अगला है कि मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी व शेखावाटी आदि भाषा का संबंध है पश्चिमी राजस्थानी। मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी भाषा का संबंध है वो पश्चिमी राजस्थान से। फिर है गणगौर त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। गणगौर शब्द सूचक है, गण और गौर शब्द है शिव है पार्वती से सूचक है। ठीक है। छोटी तीज का त्योहार श्रावण तृतीया को मनाया जाता है। श्रावण की तीज को छोटी तीज मनाई जाती है। फिर कजली तीज यानी सातुड़ी तीज, सातुड़ी तीज जिसे बड़ी तीज बुढ़ी तीज बोलते हैं, भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। ठीक है। फिर शीतला अष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी के दिन ये त्योहार मनाया जाता है, शीतला अष्टमी। ठीक है। फिर अगला है शीतला माता का भोग लगाया जाता है तो बसोड़ा से ठंडा भोजन यानी भोजन से लगाया जाता है। फिर शीतला माता का मुख्य मंदिर है शील की डूंगरी चाकसू जयपुर के अंदर है। अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहा जाता है। ठीक है। पुष्कर मेले का आयोजन पुष्कर के अंदर कार्तिक पूर्णिमा को किया जाता है। पुष्कर के भव्य मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा को होता है। फिर राजस्थान का प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर अजमेर के अंदर है। इसके असोत्रा बाड़मेर के अंदर भी एक छींच और एक और है, 3 जगह। फिर कैला देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो करौली के अंदर है। कैला देवी का मंदिर है करौली के अंदर। लेकिन राजस्थान के अध्ययन की बुक है, राजस्थान अध्ययन बुक है, इसके अंदर इसका उत्तर इस कैला देवी का मंदिर मान रखा है दे रखा है सवाई माधोपुर के अंदर, ये आप देख लेना, लेकिन मंदिर है करौली के अंदर। फिर है कैला देवी का मेला कब बढ़ता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कब बढ़ता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को कब बढ़ता है? कैला देवी का मेला बढ़ता है। ठीक है। फिर लक्खी मेला की देवी का मेला, कैला देवी के मेले को लक्खी मेला भी कहा जाता है। ठीक है। महावीर जी का मेला आयोजित होता है करौली के अंदर। महावीर जी का मेला भी कहाँ पे होता है? करौली के अंदर। महावीर जी के मंदिर में विशाल मेले का आयोजन कब किया जाता है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्णा द्वितीया तक महावीर जी के मेले में
मतलब मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, फिर अगला है महावीर जी के मंदिर में किस जैन तीर्थंकर की मूर्ति स्थित है? तो महावीर स्वामी की है। महावीर जी यानी महावीर स्वामी की है। फिर महावीर जी के मंदिर में महावीर स्वामी को कौन से रंग की भव्य प्रतिमा स्थित है? तो लाल रंग की है। कौन सी की है? लाल की है। फिर है राजस्थान में प्रसिद्ध दशहरा का मेला कोटा का है। फिर है कोटा में दशहरा मेला किस शासक के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो दुर्जन शाह सिंह ने किया था 1729 से 1756 के मध्य दशहरा का मेला। ठीक है, फिर कोटा का दशहरा मेला किस शासक के समय सर्वाधिक आकर्षित रहा था? तो राव उमेद सिंह द्वितीय 1889 से 1940 के मध्य रहा था। ठीक है, फिर अगला है कि सोम माही जाखम नदियों के संगम तट पर किस मेला का आयोजन किया जाता है? बनेश्वर मेला, जो आदिवासियों का कुंभ नवटापुरा हाँ डूंगरपुर में लगता है। फिर अगला है करनी माता का मेला देश में बीकानेर के अंदर लगता है, जिसे चूहे वाली देवी भी कहा जाता है। फिर बीकानेर के शासकों की देवी कौन सी देवी? मतलब करनी माता अष्टाधाई देवी, करनी माता बीकानेर शासकों। ठीक है, कुल देवी और एक होती आराध्य देवी। तो ये है आराध्य देवी, कुल देवी है, वो है अपने जोधपुर के अंदर है, जिसका दुर्ग के अंदर जिनका मंदिर है नहीं नागाना गांव बाड़मेर के अंदर भी मंदिर है उसका, नागणेश की माता। किस देवी के मंदिर को काले एवं सफेद चूहे करनी माता आ जाएगा, यानी किस देवी के मंदिर में काले एवं सफेद चूहे पाए जाते हैं? करनी माता। जीर्ण यानी खाटू श्याम जी का मंदिर है सिक्कर के अंदर। कहाँ पे? सिक्कर के अंदर। खाटू श्याम जी सिक्कर के अंदर। खाटू श्याम जी के मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक किया जाता है। रामदेव जी का मेला रुणेचा जैसलमेर में पड़ता है, पोखरण जैसलमेर के अंदर। फिर बाबा रामदेव जी का मेला आयोजन कब किया जाता है? भाद्र माह की शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक गलियाकोट का उर्स आयोजन किया जाता है, गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर किया जाता है। फिर है फखरुद्दीन मौला की मजार स्थित है गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर, मजार ए फकरी नाम जाना जाता है, तो फखरुद्दीन का मौला। ठीक है, राजस्थान में दाऊदी बोहरा समाज का प्रमुख केंद्र है गलियाकोट डूंगरपुर। ठीक है, अगला है जीण माता का मेला कहाँ पड़ता है? सिक्कर के अंदर पड़ता है। हरियाली अमावस्या का मेला उदयपुर के अंदर पड़ता है। हरियाली अमावस्या का आयोजन मेवाड़ के किस शासक के यानी हरियाली अमावस्या के मेले का आयोजन मेवाड़ के किस शासक के समय हुआ था? तो महाराणा फतेह सिंह के समय हुआ था। ठीक है, अगला है हरियाली अमावस्या मेले का आयोजन किस वर्ष से माना जाता है? तो 1899 से शुरू हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मूलतः किस देश के निवासी थे? तो ईरान थे। ठीक है, फिर गरीब नवाज नाम से जाना जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। फिर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर के अंदर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की उर्स का आयोजन रजब माह की पहली से 6 तारीख तक लगता है। फिर राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला बनेश्वर मेला लगता है। बनेश्वर मेला डूंगरपुर के अंदर बढ़ता है। ठीक है, फिर बनेश्वर मेले का आयोजन कब होता है? माघ पूर्णिमा को होता है। डिग्गी कल्याण जी का मेला टोंक के अंदर है, लेकिन बुक के अंदर दे रखा है जयपुर, ये भी गलत है, लेकिन है ये टोंक के अंदर सही है। फिर प्रोफेसर लेकिन राजस्थान अध्ययन है उसके अंदर क्या दे रखा है? जयपुर दे रखा है, तो ये थोड़ा सा आप देख लेना। पर्वत सर नागौर में कौन से मेला का आयोजन? तेजा जी के मेले का आयोजन होता है। फिर मारवाड़ में पंचपीर रामदेव जी, पापू जी, मेहा जी, हड़बू जी और गोगा जी। फिर है गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। अगला है गोगा जी की मुख्य पूजा गोगा मेड़ी नौर हनुमानगढ़ के अंदर की जाती है, और एक ददरेवा चूरू के अंदर भी की जाती है। फिर है तेजा जी का विशाल मेला कहाँ लगता है? भाद्र शुक्ल पक्ष 10वीं को मेला होता है तेजा जी का मेला। ऊंटों के देवता पाबू जी। ठीक है, ऊंटों के देवता पाबू जी। अगला है सांप्रदायिक सौंदर्य के प्रत्येक लोक देवता माने जाते हैं वो अपने रामदेव जी, जिसे मुसलमान इसे राम शाह पीर के नाम से भी पूजते हैं। रामदेव जी का मेला किस माह में आयोजन? भाद्रपद में होता है। फिर मीराबाई का संबंध राठौड़ वंश से था। मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? भोजराज के साथ। संत दादू दयाल ने बादशाह अकबर से मुलाकात कब की थी? 1585 के अंदर दादू दयाल ने अकबर से मुलाकात की थी। संत दादू दयाल एवं बादशाह अकबर की मुलाकात किस स्थान पर हुई थी? फतेहपुर सीकरी के अंदर हुई थी। कहाँ पे हुई थी? फतेहपुर सीकरी के अंदर इनकी मुलाकात हुई थी। ठीक है, संत दादू दयाल की मृत्यु हुई थी 1603 के अंदर। संत दादू दयाल की मृत्यु कहाँ पर? नारायणा के अंदर हुई थी। विष्णोई संप्रदाय पूर्वक किसे माना जाता है? जाम्बो जी को माना जाता है। जाम्बो जी महाराज का जन्म विक्रम कब हुआ था? तो
विक्रम संवत भाद्रकर अष्टमी को 1508 के अंदर हुआ था। अष्टमी यानी 8, 1508 अष्टमी को हुआ था। जाम्बोजी का जन्म स्थान पीपासर नागौर के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पीपासर नागौर के अंदर। फिर संत जसनाथ जी का जन्म कतरिया से बीकानेर के अंदर हुआ। काष्ठ कला का राजस्थान में प्रमुख केंद्र कौन सा है? बस्सी चित्तौड़गढ़ है। काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़। लकड़ी के बेवाण कावड़ रंगाई छपाई के ठप्पे का प्रमुख केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ है। ठीक है। अगला है लकड़ी से निर्मित खिलौने एवं कठपुतलियों के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? उदयपुर। ठीक है। लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन से? जेठाना डूंगरपुर। फिर है फर्नीचर निर्माण के लिए शेखावाटी और बीकानेर है। मिट्टी से मूर्तियां तथा विभिन्न सजावटी या उपयोगी वस्तु तैयार कर पकाना कहलाता है तो टेराकोटा। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध स्थान है मोलेना, राजसमंद, अलवर और बाड़मेर। लाख का काम राजस्थान कहाँ पर होता है? जयपुर। जोधपुर में सबसे ज्यादा लाख का काम प्रसिद्ध है। फिर है जड़ाऊ गहनों के लिए प्रसिद्ध स्थान है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। अगला है कि मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम मुख्यतः जयपुर में किया जाता है। फिर कांच पर बारीकी सोने की नक्काशी कहलाती है थेवा कला, तो प्रतापगढ़ की है। थेवा कला कहाँ है? प्रतापगढ़ की है। फिर बगरू, सागानेर, कोला, बाड़मेर, काला डेरा, पाली और बस्सी आदि क्षेत्र है कपड़े की छपाई के लिए। फिर कपड़ों को तरह तरह के से काट कर कपड़ों पर सील दिया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? पंचवर्क कहा जाता है। तो ये है कक्षा 6 के जितने भी 10 पाठ थे सभी को हमने पढ़ा है। लगभग 1 घंटा का वीडियो है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर कक्षा 7 का वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना, अभी नेक्स्ट वीडियो कक्षा 7 का डाल दें। थैंक यू, धन्यवाद।